हेलो गाइस, मैं ऋषभ द निर्वाणा अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करेंगे और हमने जो सीरीज का पहला चैप्टर था क्लास 6 का वो हमने काफ़ी पहले डाल दिया था। और जो ये सीरीज का दूसरा चैप्टर है क्लास 9 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर, तो ये काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। तो उसकी वजह तो थोड़ा सी हमारी प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम ये सीरीज नहीं शुरू कर पाए। लेकिन दोस्तों, वो प्रॉब्लम हमने जल्द ही सॉल्व कर ली है और हम अब इस सीरीज पर रेगुलर करेंगे। आपको रेगुलर एक वीडियो मिल जाएगी इस सीरीज से रिलेटेड। ठीक है। तो दोस्तों, आज उस सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का है क्लास 9 का, जिसकी नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। आज इस सीरीज का पहला चैप्टर है ये। होपफुली कल हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाई स्कूल की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर करेंगे। ठीक है, जिसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। कल वीडियो आपको 12 बजे तक सुबह मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी होती है। तो जो भी लोग सीटेट, यूपी टेट या फिर सिविल के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि एनसीईआरटी का क्या योगदान रहता है इन सारी एग्जाम्स में। कई बार सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रखे होते हैं और जो बहुत से छात्र हैं वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, ये समझकर कि उन्हें सब आता है, ये समझकर वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये वही क्वेश्चन जो है उनका छूट जाता है, और जिन्होंने पढ़ा होता है वही उस पेपर को, एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी हैं, जितनी इजीली समझाई जाती हैं, वो रेफरेंस बुक में नहीं होता है। रेफरेंस बुक कितनी भी बेसिक से होगी, लेकिन एनसीईआरटी एनसीईआरटी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम चलते चैप्टर पे। और ये चैप्टर की हमने आपको एक समरी बता दी है, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी बुक डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 9 की। और इसमें हमने आपको सिर्फ और सिर्फ समरी बताई है, जिससे आप जल्द से जल्द पूरा चैप्टर रिलेट कर सकें। ठीक है। तो दोस्तों, चैप्टर की स्टार्ट होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो दोस्तों, यही कहानी है लगभग 1789 में, कि सुबह के समय पेरिस जो शहर था, ये डेंजर में था। ठीक है। और यहाँ पर अफवाहें फैलती थी कि राजा नागरिकों पर गोलियां चला देगा। लोग इकट्ठा होने लगे और उन्होंने हथियार की तलाश में कई सरकारी जो इमारतें थी, गवर्नमेंट का जो था, वो उन्होंने तोड़ दिया। और बैस्टिल का कमांडर लड़ाई में मारा गया, बैटल में। ठीक है। कैदियों को रिहा कर दिया गया। लोग बैस्टिल से नफरत करते थे क्योंकि वह राजा की जो शक्तियां थी निरकुंज, उनके खिलाफ खड़ा था। लोगों ने रोटी की ऊंची कीमतों का विरोध किया। ठीक है। और घटनाओं की एक नई सीरीज शुरू हुई, जिसके कारण फ्रांस में राजा को मार दिया गया। ठीक है, चलिए हम दूसरे चलते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट है, डिविजन है कि 18th सेंचुरी में फ्रांस कैसे था। ठीक है। तो आप जैसा जानते हैं कि लुइस जो हमारे 16वें थे, 1774 में ये फ्रांस के सिंहासन पर बैठे, और युद्ध की वजह से जो फ्रांस था ये फाइनेंशियल बेकार हो गया था। तो लुइस 16वें 16 के तहत फ्रांस ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए 13 अमेरिकी उपनिवेशों की मदद ली। ठीक है। 13 जो अमेरिकी उपनिवेश थी उसकी मदद ली। तो अब जो उनके खर्चे थे उनके पूरा करने के लिए करों में जो टैक्सेस थे, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। जैसे कि सेना को बनाए रखने की लागत, ठीक है, पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस, या फिर यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। ठीक है। इन सब करने के लिए क्या किया गया, टैक्सों में वृद्धि कर दी गई। ठीक है। अब फ्रांस देश का जो राजा था 18वीं सदी में 3 समाज में बट गया। देखिए, जैसे ये हमारा है ना, तो इसी क्या कहते थे, सामंती व्यवस्था उस समाज का हिस्सा थी जो मतलब मॉडर्न काल में वापस आ गया। 90% जो वहाँ की आबादी थी उसमें किसानों का वर्चस्व था। लगभग 90% जो थे, ठीक है, इनमें से इसमें किसान लोग थे। अब उनमें से बहुत ही कम थे जिनके पास अपनी खेती थी। लगभग 60% था, ये चर्च और तीसरी संपत्ति के चर्च हो गया, रईस हो गया, और जो थर्ड थे इनका, ठीक है, अमीर सदस्यों के पास था। पादरी और बड़प्पन पहले दो संप्रदाय के सदस्यों ने जन्म के कुछ जो राइट थे वो बर्थ राइट ये प्राप्त कर लिए थे। सदस्य के इन समूहों को करों में छूट करने की भुगतान थी, और सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे। और ये तीसरी संपत्ति के सदस्य थे, ठीक है, इनमें राज्यों को इन सभी सदस्यों को राज्य को कर का भुगतान करना था। जैसे इनको जो ये फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी को भी मतलब जो टैक्सेस थे, टैक्सेस में छूट मिल गई।
जो सेकंड थे इसमें चर्च आते थे, पादरी आते थे, ठीक है, इनमें भी टैक्सेस की छूट मिल गई। लेकिन जो थर्ड वाले थे, ये लोग, इनको पूरा पे करना पड़ता था। इनमें देखिए, इनमें इनको पूरा पे करना पड़ता था, टैक्सेस जो थे इन्हें पूरा पे करना पड़ता था। अब इसमें एक जो मतलब एक टैक्स, प्रत्यक्ष जो टैक्स शामिल किया गया, जिसे टेल कहा जाता था, और कई अप्रत्यक्ष टैक्स थे जो सीधे राजा के पास नहीं देते थे। जैसे जो सीधे दिया जाता था उसे टेल कहा जाता था, और जो सीधे नहीं देते थे, ठीक है, जैसे नमक हो गया, तंबाकू हो गया, या जो और रोज की यूज की चीजें हैं, डेली यूज की, ठीक है, खपत, इनके लेखों पर टैक्स लगाए जाते थे। तो दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है कि जो सीधा टैक्स राजा के पास जाता था उसे क्या कहा जाता था, ठीक है, उसे टेल कहा जाता था, ठीक है। और यही आपके क्वेश्चन वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सीधा राजा के पास में कर जाता था उसे क्या कहा जाता था, जा सकता था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका टेल, ठीक। चलिए आगे चलते हैं कि स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जीवित रहने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा उसे क्या हुआ, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई, खाद्यान्नों में तीव्र जनसंख्या में वृद्धि होगी तो खाने वाले लोग बढ़ेंगे, इसमें तेजी से वृद्धि हो गई। अब अनाज के उत्पादन की मांग में तेजी नहीं आ रही थी, जिसके कारण रोटी की कीमतें बढ़ गई। अब दोस्तों जैसे देखिए, जहाँ पर जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ये नहीं होता है कि वहां पर भी उतनी ही तेजी से जो अनाज है वो भी बढ़ सके। और जब लोग ज्यादा होंगे और चीजें कम होंगी तो फिर उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई होंगे, ठीक है। तो इसी कारण से कम मजदूरी के कारण मजदूरों को, गरीब और अमीरों के बीच की खाई जो थी, कम मजदूरी, अब मजदूरों को कम पैसा मिलता था, कारण मजदूरों को क्या होता था, गरीब मजदूर को, गरीबों और अमीरों के बीच की खाई चौड़ी हो गई। और जब भी सूखा पड़ जाता था, ठीक है, या फिर ओलों ने फसल को कम किया या हालत बेकार हो गई, तो एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग विशेषाधिकार का अंत करने की कोशिश करने लगा। अब किसान करो और भोजन के कमी के खिलाफ विद्रोह में भाग लेते थे। तीसरी बार जब संपत्ति का समूह समृद्ध हो गया तो एजुकेशन और न्यू आइडियाज उन तक पहुंची। अब 18th सेंचुरी में नए जो सोशलिस्ट सामाजिक था, सोसाइटी थी, सोसाइटी नई हुई। और जो मध्यम वर्ग था उन्हें विदेशों में व्यापार का विस्तार करके ऊनी और रेशमी वस्त्रों का निर्माण करके जो या तो आयात या तो समाज के अति अमीर सदस्यों द्वारा खरीदे जाते थे, ठीक है। इसके द्वारा इन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित कर ली। जो मध्यम वर्ग थे ये बाहर जाते थे, बाहर जाकर मतलब विदेश में जाकर व्यापार करते थे, वहां से ऊनी और रेशमी कपड़ों को बनाते थे, ठीक है, या तो बेच देते थे। और वो किसके द्वारा खरीदे जाते थे, वो जो खरीदे जाते थे अमीर सदस्यों के द्वारा, इससे ही उनकी संपत्ति बन गई। और जो तीसरी संपत्ति में वकील या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी आते हैं, इनमें शामिल थे, जिनकी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उनकी योग्यता पर निर्भर करती थी। मतलब जिसकी जैसी योग्यता होगी उसको वैसे ही पैसे मिलेंगे। और ये सभी शिक्षित थे और मानते थे कि समाज में, ये सभी जितने लोग थे सभी शिक्षित तो मानते थे समाज में किसी प्रकार के समूह को जन्म से विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब जैसे यही होगा कि पीछे से बोला जाता है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो उनका मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि अगर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा मतलब राजा बनने के लिए सबको ही एक समान अधिकार चाहिए होंगे। जैसा आपको, जैसे कई लोग होंगे जो आईएएस बनना चाहते होंगे, तो उनका कहना था कि अगर एक आईएएस है तो आईएएस का बेटा ही आईएएस नहीं बनेगा, मतलब सबको ही एक इक्वल जो है मौके मिलने चाहिए आईएएस बनने के, ठीक है। और किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकार का नया, ठीक है, सरकार का एक नया रूप रूसों द्वारा लोगों को उसके जो प्रतिनिधि थे सामाजिक अनुबंध पर प्रस्तावित था, ठीक है। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के भीतर विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो विभाजन कर दिया, सत्ता को पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के इस मॉडल को लागू किया गया। अब जो लुईस 16 थी, इन्होंने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आगे कर लगाने की योजना बनाई, मतलब आगे उन्होंने और टैक्स लगाए, क्योंकि जो लुईस 16 थे इनके खर्चे बहुत ज्यादा थे, फिजूल खर्ची जिसको बोल सकते हैं, फिजूल खर्ची लुईस 16 की बहुत ज्यादा थी। अब उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते थे, ये कर लगाते हैं। तो देखिए जैसे ये लोग आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अ ग्रो मिडिल क्लास इनविलेज एंड अ प्रिविलेज, मतलब अब क्रांति का प्रकोप क्या था। ठीक है, अब 1791 में
जस्ट अ मिनट, यही slide, ठीक है। अब देखिए, जो फ्रांस में जो सम्राट था वहां का, उसको कर लगाने की शक्ति नहीं थी, ठीक है। अब उस मतलब जो फ्रांस का सम्राट था वो आपस में अकेले कर नहीं लगा सकता था, उसके लिए क्या करना पड़ता था, उसको एयर स्टेट जनरल, एक राजनीतिक निकाय थी, इसकी बैठक बुलानी पड़ती थी, जिसमें 3 जो संपदाओं ने अपनी प्रतिनिधि को भेजा कि नए कर जो नए टैक्स थे, इसको प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5 मई 1789 को लुईस 16 ने नए करों को प्रस्तावित करने के लिए विधानसभा बुलाई। अब विधानसभा में कौन-कौन मौजूद थे? विधानसभा में पहले और दूसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि मौजूद थे, ठीक है। और तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इनके समृद्ध और शिक्षितों द्वारा सदस्यों द्वारा किया गया। मतलब उनमें जो पहले और दूसरे थे वो ये थे कि यही लोग हैं, और जो तीसरे थे इनमें जो शिक्षित लोग थे उनको ही किया गया, ठीक है। अब जो यहाँ का सिद्धांत था उसके अनुसार प्रत्येक संपत्ति में एक वोट था, लेकिन तीसरी जो संपत्ति थी इसके प्रतिनिधियों के लिए तीसरी संपत्ति को आप ऐसे मान लीजिए जो तीसरे पार्ट के लोग थे। मैंने आपको एक अभी रूल दिखाया था, जैसे ये मैंने दिखाया आपको, ये देखिए तीसरी कैटेगरी, देखिए फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है और ये थर्ड स्टेट है, ठीक है। ये देखिए तो ये थर्ड स्टेट हो गया। स्टेट आप समझिए देख रहे इनके प्रतिनिधि, तो जो तीसरे स्टेट थे इनके जो प्रतिनिधि थे प्रत्येक सदस्य से एक वोट की मांग की गई, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया ताकि तीसरी संपत्ति के सदस्य विरोध करने के लिए बाहर चले गए। अब जब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला तो वो इससे अलग हो गए और उन्होंने बाहर जाकर मतलब विरोध करने लगा। और विरोध में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि फ्रांस के लिए एक संविधान के मसौदे तक फैलाने की शपथ नहीं ली, उन्होंने ऐसा कहा कि जो संविधान ऐसा बनना चाहिए जो सम्राट की शक्तियों तक ना रहे। मतलब सब में, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी एक के पास पावर नहीं देता है, ये सबके पास पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे ना ज्यादा, देखिए यहाँ पे ना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, ना ही प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है, सब इक्वल ही है, तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये हो गया, उसके आगे क्या हुआ, फिर भीषण जो ठंड पड़ी वहां पर, विंटर्स के टाइम पर ब्रेड के दाम बढ़ गए। अब लोगों को ब्रेड लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगनी पड़ी। अब अफवाहें फैलती हैं कि मतलब मनोहर की प्रभुओं ने पकी फसलों को नष्ट करने के लिए ब्रिगेड के बैंडों को काम पर रखा है। डर से किसानों ने जमा हुआ अनाज को लूटना शुरू कर दिया और दस्ते जितने वहां पे डॉक्यूमेंट्स उनको जला दिए। नोबल्स अपने घरों से भाग गए, ये नोबल्स थे अपने घरों से भाग गए, और लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान की और इस सिद्धांत को स्वीकार किया, ठीक है, कि उनकी शक्तियों को अब एक कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा चेक किया जाएगा। अब असेंबली ने 4 अगस्त, देखिए जैसे ये असेंबली, ठीक है, तो असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को 2 दायित्व और टैक्सों की सीमंत जो व्यवस्था थी, सामांती व्यवस्था थी, इसको समाप्त करके एक डिक्री पारित किया। एक मतलब जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है, वैसे ही उन्होंने डिक्री पारित किया। और जो इसके चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर लिया गया, मतलब जो चर्च के पास में आती थी इसको जब्त कर लिया गया, ठीक है। अब वो देखिए द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, फ्रांस एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र बन गया। अब तो जैसा मैंने बताया 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का जो पूरा ढांचा था इसको तैयार किया, और इसकी जो मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। मतलब जैसे बताया ना कि मतलब हमारे यहाँ पर एक कोई पावरफुल नहीं है, इसलिए सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया जाए, तब मतलब वहां का राजा ही सब कुछ नहीं था, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन भी था। अब इसको जो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जुडिशरी जो लॉ बनाने वाली है, और ठीक है, इन शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया और अलग अलग लोगों को सौंप दिया गया, और उस समय तक फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, लोकतंत्र नहीं बना, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर क्या होता है, लोकतंत्र में लोग अपने नेता को चुनते हैं, खुद लोग अपने नेता को चुनते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनास्ट्री, उसमें लोग अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन जो राजतंत्र होता है, लास्ट राजतंत्र में लोग अपने नेता को नहीं चुनते हैं, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया ना आप सबको कि मतलब राजतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है। अब विधानसभा चुने गए, लेकिन विधान
यहाँ पर बन गया। अब जैसे कि राजतंत्र था, यहाँ पे सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। अब किसको वोट देने का अधिकार था? जैसे 25 वर्ष के जो अधिक से आयु के पुरुष थे, उनको भी वोट दे सकते थे। ठीक है। और लेबर के वेतन से कम 3 दिनों के बराबर करों का भुगतान किया, वे वोट देने के अधिकार थे। ठीक है। अब संविधान जो था, कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने मनुष्य के नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ बोलना शुरू किया। जीवन के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, राय की स्वतंत्र मतलब राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। ठीक है। और कानून के मतलब जो बोला जाता है कि कानून जो हमारा लॉ होता है, लॉ के सामने सभी समान होते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक और अयोग्य अधिकारों के रूप में स्थापित किए गए। मतलब वे जन्म से प्रत्येक मनुष्य के थे, उन्हें दूर नहीं लिया जा सकता। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि ये हमारे हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता है, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़कर, कभी कभी छोड़कर। ठीक है। और जो 1920 है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20, ये कभी नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब आगे देखेंगे कि क्या हुआ। अब आगे क्या हुआ था कि फ्रांस जो था, फ्रांस में राजशाही को खत्म कर दिया गया और एक गणतंत्र बना दिया गया। मतलब वहां पर लोग खुद अपनी नेता चुनने लगे। तो फ्रांस ने 1792 में नेशनल असेंबली प्राशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध के लिए मतदान किया। किसके लिए? प्राशिया के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, प्राशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। अब मार्शलिस फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। तो जब पुरुष जो थे, जो मेल लोग थे, ये वॉर में लड़ रहे थे, तब महिलाओं ने अपने परिवार का ध्यान रखा। जनसंख्या के बड़े हिस्से ने मांग की क्रांति को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल सोसाइटी के अमीर वर्गों को मतलब जो पॉलिटिकल राइट्स थे वही दिए थे। जो पॉलिटिकल क्लब का गठन किया गया, उनमें जैकबिन्स सबसे सफल क्लब बन गया। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 1792 में फ्रांस का सबसे सफल क्लब कौन सा था? ठीक है। तो जैकबिन क्लब जो था वो था। अब उसमें क्लब में कौन कौन थे? छोटे दुकानदार, कारीगर, शॉपमेकर, पेस्ट्री कुक, वॉचमेकर, पेंटर और नौकर भी शामिल थे, जो मतलब डेली के उनको डेली पेमेंट मिलती थी। अब जैकबिन की तरह से इन्होंने अपनी एक नई ड्रेस भी डिजाइन की। उनकी ड्रेस क्या थी? उनकी ड्रेस थी धारीदार पतलून पहनना शुरू किया। पतलून मतलब पैंट। ठीक है। इन जैकोबिन्स को सन्यासी अपराध कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ था कि घुटनों के बीच, घुटनों के ब्रीच। ठीक है। अब 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स ने पैलेस ऑफ ट्यूरीज के पर धावा बोला और राजा को कई घंटों तक बंधक बना लिया। और फिर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में 21 वर्ष और उससे अधिक के सभी पुरुषों को मतदान करने का अधिकार मिल गया। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से जो 21 सितंबर 1792, 1792, 21 सितंबर, यहाँ से जो फ्रांस था, यहाँ से राजशाही खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ से राजशाही खत्म हो गया और लोकतंत्र बन गया। उसके बाद लुईस 16 का क्या हुआ? तो उसके बाद लुईस 16 को एक देशद्रोह के आरोप में एक कोर्ट ने मतलब फांसी की मौत की सजा सुनाई थी। ठीक है। आपको ये भी जानना होगा कि लुईस 16 का उसके बाद क्या हुआ। लुईस 16 को क्या किया गया था? मैंने बताया कि उनको एक देशद्रोह के मतलब आरोप में कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। ठीक है। अब देखिए, आतंक का राज, रीजन ऑफ टेरर। अब ये कब से कब तक माना जाता है? ये 1793 से 1793 से 1794 की तक की ड्यूरेशन को बोला जाता है कि आतंक के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, रोबेस्पीरे को जिन लोगों ने रोबेस्पीरे को देखा, वे कौन थे? वे जो गणतंत्र थी, रिपब्लिक थे, उनके दुश्मन थे। ठीक है। उन्हें जेल में डाल दिया गया और एक बार फिर से क्रांतिकारी न्यायाधिकरण ने कोशिश की कि यदि उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाए तो उन्हें सॉरी यदि उन्हें अदालत द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो उन्हें दोषी ठहराया जाए। अब गिलोटिन एक उपकरण है जिसमें दो ध्रुव होते हैं। एक ब्लेड के साथ में एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता है, जिसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया। ठीक है। देखिए, जैसे ये आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए ऐसा कुछ था। इसका नाम क्या था? इसका नाम गिलोटिन उपकरण। ठीक है। और ये गिलोटिन किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर।
अब मजदूरी और कीमतों पर अधिकतम सीमा लगाने के लिए एक कानून बनाया गया। अब मांस और ब्रेड का राशन किया जाता था। महंगे सफेद आटे का उपयोग करने के लिए मना किया गया था। ठीक है। और जो भाषण और पते के रूप में, स्पीच के रूप में समानता का अभ्यास किया गया। अब सभी फ्रांसीसी जो मेल और फीमेल थे, अब सिटोयन और सिटोयने के रूप में, मतलब सिटोयने मतलब होता है नागरिक, ठीक है, इन्हें संबोधित किया गया, इन्हें बोला गया। पुरुष और महिलाओं को दोनों नागरिक को बोला गया। ठीक है। और जुलाई 1794 में उन्हें अदालत द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया। अगले दिन गिलोटिन को भेज दिया गया। ठीक है। तो यहाँ से जो फ्रांस का आतंक का राज था ये खत्म हो गया। अब आतंक का राज आई होप आप सब समझ चुके होंगे, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। अब आगे क्या है, डायरेक्टिव रूल्स ऑफ फ्रांस। अब देखिए, एक निर्देशिका नियम फ्रांस के, अब हर चीज के लिए एक नियम भी होता है। तो जैकोबिन सरकार जो थी, सरकार ने पतन ने धनी मध्यम वर्गों को सत्ता पर कब्जा करने की अनुमति दे दी। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या था कि समाज में गैर उचित जो वर्ग था सोसाइटी, इनको मतदान करने से मना कर दिया। तो पहले किसको मना किया था, पहले मना किया था कि 25 साल पहले जो हमारा यहाँ था, पहले सॉरी, पहले जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें किसको कौन कौन मतदान दे सकता था, उनमें सिर्फ वही मतदान दे सकते थे जैसे जो 25 वर्ष की से अधिक आयु के हों। ठीक है। और जो अमीर लोग थे सिर्फ उनको मतदान किया जा सकते थे की मतलब अनुमति थी। अब इसमें मतदान देने से किसको मना किया गया था, समाज के गैर उचित वर्गों ने मतदान से इनकार कर दिया गया। अब ये दो निर्वाचित विधान परिषदों के लिए, जैसे हमारे यहाँ विधान परिषद है, अब दो निर्वाचित विधान परिषद के लिए प्रदान किया गया। अब सरकार ने एक निर्देशिका नियुक्त की जिसमें 5 सदस्यों ने से बने अधिकारी शामिल थे। सरकार ने जो निर्देशिका तैयार की थी उसमें अधिकारी शामिल थे, 5 सदस्य थे। तो राजनीतिक अस्थिरता के लिए एक सैन्य तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया गया। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी नेपोलियन बोनापार्ट की। ठीक है। तो उसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्या वुमेन के पास में रिवॉल्यूशन करने की पावर थी क्या? क्या महिलाओं के पास एक क्रांति थी? तो दोस्तों क्या है कि महिलाएं शुरू से ही सक्रिय भागीदार रही हैं, क्योंकि जब उनके जो पुरुष थे युद्ध में चले गए थे तो महिलाओं ने अपने परिवार का भरण पोषण किया था सारा। ठीक है। जिन्होंने देश में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण काम किए। अब तीसरी संपत्ति के महिला से महिलाओं को जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता था। उनके पास शिक्षा या सरकारी नौकरी के प्रशिक्षण तक नहीं पहुंची थी। और तीसरी संपत्ति के रईसों की बेटी को एक कॉन्वेंट में अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जो कम एजुकेशन थे उनको ये नहीं दी गई थी। अब कामकाजी जो महिलाएं थी उनको अपने परिवार की देखभाल भी करनी पड़ती थी। अब जबकि पुरुष और महिला दोनों समान काम करते थे। जैसे आज के समय में इंडिया में कोई पुरुष और महिला समान काम कर रही है, वहां पर भी ऐसा था। लेकिन जो पुरुषों की तुलना में उनका वेतन बहुत ही कम था। अब महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए। उनमें सबसे जो फेमस था वो था रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सोसाइटी। सबसे प्रसिद्ध जो था, फेमस था, यही था। अब इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि उन्हें पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार और वोट देने का अधिकार होना चाहिए और राजनीतिक पद का धारण करने की मांग की। अब जो हमारी क्रांतिकारी सरकार ने जो क्रांतिकारी सरकार बनी थी, ठीक है, इसने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के कई कानून बनाए। जैसे स्कूल में शिक्षा अनिवार्य हो गई। ठीक है। तलाक कानूनी हो गया। ठीक है। और वे छोटे व्यवसाय चला सकते थे। अब आतंक के शासनकाल के दौरान मतलब जो उनका शासनकाल चला उस दौरान सरकार ने महिलाओं के क्लबों को उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब वो ये राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकती थी। फिर कई सारे संघर्ष हुए, कई सारी लड़ाइयाँ हुई, कई सारी क्रांति हुई। फाइनली 1946 में फ्रांस में महिलाओं ने मतदान करने का अधिकार जीत लिया। मतलब उनको मिल गया कि मतदान करने का अधिकार वो कर सकते थे। ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं कि गुलामी का उन्मूलन कैसा था। देखिए, अब जैसे जैकोबिन शासन का सबसे क्रांतिकारी सामाजिक सुधार फ्रांसीसी में दासता का उन्मूलन था। अब 17वीं शताब्दी में जो 17th सेंचुरी थी, दासता का व्यापार शुरू हुआ। अब दासता का व्यापार क्या होता है, जैसे दासों को बेचने का। अब दासों को स्थानीय सरदारों से लाया गया, ब्रांडेड और झोपड़ी दी गई। अटलांटिक के कैरिबियन में 3 महीने की लंबी यात्रा के लिए जहाज में कसकर पैक कर दिया गया।
अब इसमें क्या किया गया, इसमें दास जो थे इनको श्रम चीनी, कॉफी, इंडिगो के लिए यूरोपीय बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करता था, कि मतलब यहाँ से इनको बेच दिया जाता था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में गुलामी की बहुत कम आलोचना हुई, जो 18वीं सेंचुरी थी। लेकिन जो 1794 में कन्वेंशन में एक विदेशी संपत्ति में सभी दासों को मुक्त करने के लिए कानून बनाया गया। ठीक है, अब नेपोलियन ने 10 साल बाद दासता का परिचय दिया कि क्या होता है, और फाइनली 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश में दासता को समाप्त कर दिया गया। मतलब वहां पे दासता जो था, दासों को बेचा जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब क्रांति और हर दिन का जीवन कैसा होता है। अब नॉर्मल डेज तो नहीं होता होगा, तो 1789 के दौरान जो फ्रांस था, यहाँ पर मेल और फीमेल और जो बच्चे थे, इन्होंने जीवन में कई बदलाव देखे। अब 1789 में गर्मियों में सेंसरशिप का उन्मूलन हुआ। ठीक है, मनुष्य जो और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ने एक स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नेचुरल राइट बना दिया। और फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब घटनाओं के विरोधी विचारों को व्यक्त किया जा सकता था। ठीक है, अब बड़ी संख्या में लोग आते थे, नाटकों, गीतों, उत्सव को बड़ी संख्या में लोग आकर्षित करते थे। तो दोस्तों यहाँ से चैप्टर पूरा खत्म होता है। अब यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, हम ये भी जान लेते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थी, इन्होंने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट बना लिया और कई कानूनों को पेश किया, जैसे निजी संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, वेट प्रणाली की एक समान प्रणाली, दशमलव प्रणाली प्रदान किया गया। और 1815 में वाटरलू में उन्होंने नेपोलियन को हराया। वाटरलू में नेपोलियन को 1815 में हराया गया। अब स्वतंत्रता और मतलब फ्रीडम और डेमोक्रेटिक जो राइट थे, इनके बीच में फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण जो विरासत थी, ये क्या थी कि उपनिवेशी लोगों ने एक उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेशी देखिए वो होता है कि जैसे कहीं कोई दूसरी जगह पर है, वो किसी दूसरे कंट्री पर राज करता है। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर राज किया था, ठीक है, ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, तो ब्रिटेन का उपनिवेश क्या हुआ, ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ है भारत। ठीक है, इसकी तो उपनिवेशी ने एक संप्रभु राष्ट्र, मतलब जिसमें खुद का योगदान हो, ऐसा राष्ट्र और राज्य बनाने के लिए स्वतंत्रता के विचारों पर काम किया। तो इतनी लंबी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ये पूरा ऐसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने कवर किया था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को पूरा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अगर आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इससे क्वेश्चन हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक जिसके सारे वो डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स में दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। जय हिंद।